So today I'll be talking about phasor diagram, but before that there were few more topics that were left out in the previous lecture, one of which was form factor and then the second was the crest factor. So today we'll discuss about them and we'll learn how to evaluate each of these using an example, and thereafter I'll give you a tutorial example that you will have to do yourself. So starting with the form factor, it's also called as waveform factor. So the form factor of a waveform is defined as the ratio of the RMS value to the average value. So it's simply a ratio of RMS value to average value, and it is denoted by Kf, and the expression for this is given as Kf equal to RMS value divided by average value. So this particular expression is termed as form factor. And likewise we have a second term called as peak factor, also called as crest factor or amplitude factor, and this factor is defined as the ratio of the peak value to the RMS value, and is denoted by Kp, which is given by the expression peak divided by RMS. So the simplest way to remember them is that since the peak factor will be having in the numerator peak value, so you can learn this by its name. The peak factor will be in the numerator, the peak value, while for form factor you will be having RMS in the numerator, while this will be divided by average in case of form factor, while the peak factor, the peak will be divided by RMS value. So we'll try to solve one example and we will try to obtain the form and peak factor of that particular example. So let's say that you're given is my voice audible to all? जी ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, अभी एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, फिर आपको नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना वो साइन वेव्स के लिए स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा आपको ये स्क्वायर वेव्स, ट्रायंगुलर वेव्स या कोई भी वेव फॉर्म आपको दी हुई है उसके लिए डिफरेंट हो जाती है। एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सपोज़ कर लीजिए कि आपने एक वेव फॉर्म आपको दी हुई है जिसका आपको फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर निकालना है। लेट्स से ठीक है, मान लीजिए ये एक चॉप्ड साइन वेव है, यानी ये इसको अगर आप फर्दर ड्रॉ करेंगे तो ये एक रिप्रेजेंट करेगा एक फुल साइन वेव को। तो मान लीजिए एक साइन वेव है जिसको हमने चॉप कर दिया है, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप मान लीजिए पाई बाई 4, ये हो गई पाई, फिर इसी तरीके से ये हो जाएगी 9 पाई बाई 4, या इस वैल्यू को छोड़ दीजिए, एवरेज वैल्यू इसमें 0 आ जाएगी। नाइन पाई बाई 4 और 3 पाई। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिख रही है सबको? ये चॉप्ड साइन वेव है। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं पहली बार में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ले रहा हूँ, ताकि फिर इससे जो आसान एग्जाम्पल से वो आप लोग खुद कर लेंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यू विल हैव टू फाइंड द फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालनी होगी इस साइन वेव की, इस वेव की, साइन वेव नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको पीक वैल्यू निकालनी है, ये एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी होगी साइकिल। तो इस वेव फॉर्म की साइकिल कहाँ से कहाँ तक है जी बताइए, साइकिल कहाँ से कहाँ तक है इसमें जी? नहीं, हाँ, नहीं, इसको पाई बाई 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो आपको पीक लग रहा है, ये थोड़ा सा इधर होगी। पाई बाई 4 से स्टार्ट किया है मैंने।
π/4 से 9π/4। जी ठीक है, π/4 से 9π/4 एक साइकिल है, तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो ज़ीरो से लेके जो नेक्स्ट रिपीटेशन है वो कहाँ पे आ रहा है, 2π पे। ठीक है, ठीक है, देखिए 9π/4 को अगर आप माइनस करेंगे π/4 क्या मिलेगा, 2π मिलेगा जी। तो इसका पीरियड जो है, पीरियड 2π है। ठीक है, π/4 से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे 9π/4 तक, लेकिन ये जो स्पैन होगा यहाँ से π/4 से 9π/4, ये 2π का होगा, यानी इसका पीरियड जो है वो 2π है। बात समझ में आ गई सबके? हाँ, तो इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म की पीरियड आपने आइडेंटिफाई करी 0 से 2π। तो अब साइकिल हमने इसलिए आइडेंटिफाई करी क्योंकि एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आपको साइकिल पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। इस वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू क्या होगी? एवरेज वैल्यू, अब ये वोल्टेज वेव फॉर्म है तो वी एवरेज लिख लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू जी, साइकिल क्या है 0 से 2π वी डी टी डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द साइकिल, तो 2π माइनस 0 जी। नहीं, ज़ीरो इसलिए नहीं होगी, अभी मैंने बताया था ना आपको कि जब आप नीचे वेव फॉर्म ले रहे होते तो नेगेटिव वैल्यूज़ आती, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होती तब ज़ीरो होता। अब यहाँ पे जी, तो नेगेटिव वैल्यूज़ आपके पास में नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो उस केस में ज़ीरो नहीं आएगी। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए इसको, इस प्रॉब्लम को कैसे करना है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जो इंटीग्रेशन टर्म है 0 से π/4, ये सब सिंपल मैथमेटिक्स जो 12th क्लास में आपने पढ़ रखा है। π/4 से पाई वी डी टी प्लस पाई से 2π वी डी टी डिवाइड बाई 2π। ये बात समझ में आ गई? डिवीजन हमने इसलिए किया, जी, डिवीजन इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है 0 से π/4 वो 0 है, और π/4 से पाई साइन का फंक्शन है, और पाई से 2π 0 है। नहीं, 9π/4 तक इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि 2π क्रॉस हो गया, 2π यहाँ पे मिल रहा है आपको। हम साइकिल की, हमने जो इंटीग्रेशन के लिमिट लिए है वो साइकिल के लिए 0 से 2π। अगर आप π/4 ऑनवर्ड्स की बात करते, मान लीजिए आप यहाँ पे 0 के बजाय π/4 लेते, तो आपको यहाँ पे 9π/4 लेना होता। तो ये, इससे भी आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा फाइनली, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या आपने मान लीजिए π/4 ना लेके पाई से ले लिया, आपने कहा मैं पाई से लूँगा, तो आप पाई से भी ले सकते हैं। आप पाई से लेंगे तो 3π तक जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बात समझ में आ रही सबके? जी, तो ये सिंपल फंक्शंस हैं, क्योंकि हमने देखा कि 0 से π/4 एक फंक्शन मिल रहा है, π/4 से पाई दूसरा फंक्शन है, पाई से 2π तीसरा फंक्शन है, जिसमें से पहला और तीसरा फंक्शन 0 है, तो इसीलिए हमने इसको 3 में ब्रेक कर लिया। ये आपका 0 हो गया, ये भी 0 है। अब बचा आपके पास में इंटीग्रेशन π/4 से पाई वी डी टी डिवाइड बाई 2π। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए। अब π/4 से पाई के बीच में आपको साइन का कर्व है, तो आप यहाँ पे साइन सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। π/4 से पाई क्या चीज़ है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लिखी नहीं मैंने, Vm मान लीजिए, या और स्पेसिफाई कर देते हैं 100 मान लेते हैं, 100 वोल्ट्स। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमने 100 ले लिए, तो V की जगह पे, इस वाले V की जगह पे, स्मॉल v की जगह पे आप लिख सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी, और Vm दिया हुआ है 100 साइन ओमेगा, एक्सिस क्या लिया हमने, ओमेगा टी, डी टी डिवाइडेड बाई 2π। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है?
इसमें किसी को कुछ डाउट तो नहीं है, पूछना है तो नहीं है? जी बिल जी जी नहीं, फेस डिफरेंस से यहाँ पे कोई फेस नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। देखिए, जी जी जी, देखिए, साइन मैंने बताया था आप लोगों को, वी साइन ओमेगा टी कर्व है अगर आपके पास में, तो वो इस तरह से शो करते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहा कि वी साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री या पाई/4, तो अब ये जो कर्व है ये क्या है, माइनस कर लीजिए, क्योंकि लैगिंग की अगर बात करें आप, लैगिंग लीडिंग किसी की बात कर सकते हैं, हम लैगिंग की बात कर रहे हैं। लैगिंग का मतलब ये कि पीक पाई/4 आगे शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये कि साइन वेव जो है ये पाई/4 से स्टार्ट होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी। तो इसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। ये हो जाएगी 100/2 पाई, साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी मिलेगा, माइनस, अच्छा ये डी टी नहीं है, डी ओमेगा टी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक करेक्शन है, ये डी ओमेगा टी है क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी ले रखा है। ये सब डी ओमेगा टी होंगे। अगर आपने यहाँ पे डी टी ले लिया तो जब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेट, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इसलिए ये करेक्शन है ओमेगा टी। तो इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आपको मिल जाएगा 100/2 पाई माइनस, सॉरी नहीं, देखिए इसमें जो आपने फंक्शंस पढ़े ना, एफ एक्स, तो एक्स जो है एक्स एक्सिस होता है। जब आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, ठीक है। अब नहीं, ओमेगा टी की यूनिट रेडियंस होती है, ये रेडियंस में है, पाई की यूनिट जो है वो रेडियंस होती है। टाइम पीरियड 2 पाई रेडियंस होगा जी। जी, बात समझ आ गई सबके? ठीक है, तो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करें, 100/2 पाई, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट डाल दीजिए पाई/4 2 पाई, तो एवरेज वैल्यू आपको मिल जाएगी 100/2 पाई माइनस बाहर ले लीजिए कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस पाई/4 माइनस 100/2 पाई -1 -1/√2। ठीक है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वी एवरेज मिल जाएगी। ये भी क्लियर हो गया सबको? इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा खुद ही, अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके निकाल लीजिएगा इस वैल्यू को। अब इसके बाद अगर हम बात करें आरएमएस वैल्यू की, आरएमएस निकाल लेंगे आप लोग? जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने लिमिट सब्सिट्यूट करी है, आरएमएस जब आप निकालेंगे तो लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे, तो वहाँ पे जो टर्म्स आपके पास में आएंगे, जो, जी जी जी, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सेव एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आरएमएस भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए आरएमएस वैल्यू वी आरएमएस हमने पिछली बार क्या बताया था, ये दिया जाता है 1 अपॉन कैपिटल टी लिया था, कैपिटल टी यहाँ पे क्या ले रहे हैं 2 पाई या 2 पाई -0,
इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई वी स्क्वायर डी टी, यही था आरएमएस डेफिनेशन बाय डेफिनेशन। ठीक है। अब इसमें आपको करना ये है कि 1/2 पाई, इस इंटीग्रेशन को मैंने बताया क्योंकि आपके पास 3 फंक्शंस आ रहे हैं, 0 साइन 0, तो इसको आप फिर से दोबारा से ब्रेक करेंगे, 0 से पाई/4 से पाई और पाई से 2 पाई। तो 0 से पाई/4 और पाई से 2 पाई 0 हो जाएगा फंक्शन, इसलिए सिर्फ हम अभी फ़िलहाल लिखेंगे पाई/4 से पाई, जिसमें v की वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी और Vm है 100 साइन ओमेगा टी स्क्वायर डी टी। सॉरी हाँ, डी ओमेगा टी, डी टी नहीं, डी टी कहीं नहीं है। ये देखिए, आप इसको आइडेंटिफाई करिए, आपके एक्स एक्सिस में जो भी एक्सप्रेशन दिया, अगर टी दिया है तो आप डी टी लेते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ओमेगा टी दिया हुआ है जी, हाँ क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखिए यहाँ पे टी होगा ना, तो ये जो है ये पाई के टर्म्स में दी होंगी, ये सेकंड्स की वैल्यूज़ होंगी, 1 2 3 कुछ सेकंड्स में प्रोवाइड किया हुआ होगा। ये पाई के टर्म्स में देने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस आपकी हमेशा ओमेगा टी होगी। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे टी है या ओमेगा टी है, उसी के हिसाब से यहाँ पे जो आप ये डी ले रहे हैं इसके साथ में एसोसिएट करेंगे उस टर्म को। अगर यहाँ पे टी होगा तो टी लिखेंगे, अगर ओमेगा टी है तो यहाँ ओमेगा टी होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया सबके? आप लोग 1 उसको सेपरेट कर लीजिए, बाद में आप सेपरेट कर सकते हैं, ये 1/√2 पाई भर लीजिए, ये अंडर रूट अलग हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, कर लेंगे। हाँ ठीक है। अब आप जब आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे तो उसके बाद फॉर्म फैक्टर का एक्सप्रेशन क्या है? फॉर्म फैक्टर जो है, दिस इज़ गिवन बाय द रेशियो वी आर एम एस अपॉन वी एवरेज। तो ये जो अभी आपने निकाला है यहाँ पे, ये आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी, एवरेज इससे पहले निकाला है, उन दोनों को आप डिवाइड कर दिएगा, फॉर्म फैक्टर निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से पीक फैक्टर के लिए पीक वैल्यू आपको दी हुई है 100 वोल्ट्स, और एवरेज वैल्यू आपने निकाल ली है पिछले केस में, उस एवरेज को आप यहाँ पर डाल दीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगी पीक। हाँ ठीक है, आरएमएस, पीक अपॉन आरएमएस होता है, पीक फैक्टर इज पीक अपॉन आरएमएस। ये बात समझ में आ गई सबके? जी ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फेज़र पे आते हैं। जी पूछिए। हाँ देखिए, ऐसा है कि जब तक आप साइन वेव्स की बात कर रहे हैं ना, साइन वेव्स में तो ये फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर इररिलेवेंट कह लीजिए, क्योंकि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू साइन वेव की बात करना बहुत आसान होता है, फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर जो है वो ज़रा सा डिफ़िकल्ट डेफिनेशंस हो जाती हैं। लेकिन जब कभी भी आप साइन वेव के से अदर किसी और वेव फॉर्म में स्विच करते हैं, स्क्वायर वेव हो गई, ट्रायंगुलर हो गई, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जब आप डील करते हैं प्रैक्टिकल सिस्टम से, प्रैक्टिकल सर्किट से, तो उसमें फॉर एग्जांपल इन्वर्टर ले लीजिए आपकी, तो इन्वर्टर जो है नॉर्मली प्योर साइन वेव 100% नहीं देता है। जो भी इन्वर्टर डिज़ाइन करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्वर्टर का आउटपुट, बैटरी तो डीसी इनपुट देती है, लेकिन इन्वर्टर का आउटपुट प्योर साइन वेव होना चाहिए। अब देखिए फ़र्क ये होता है, मैं समझाता हूँ। जो पावर आपको पावर स्टेशन से आ रही है वो तो प्योर साइन वेव होती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे क्यों प्योर साइन वेव होती है, क्योंकि उसको आप जनरेटर से जनरेट करवाते हैं। तो जनरेटर जो है वो क्योंकि सर्कुलर रोटेशन होता है उसमें, उस सर्कुलर रोटेशन की वजह से आपको साइन वेव जनरेट होती है, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप इन्वर्टर से डिज़ाइन, यानी जो इन्वर्टर आप डिज़ाइन करते हैं, तो आप क्या करते हैं उसमें, आप एक डीसी पावर इनपुट देते हैं इन्वर्टर को, ठीक है, ये मान लीजिए इन्वर्टर है, इससे आप लेते हैं एसी आउटपुट। तो ये जो एसी आउटपुट होता है ये नॉर्मली प्योर साइन वेव नहीं होती है, इसमें कुछ, यानी जैसे अगर पुराने इन्वर्टर की बात करें तो उसमें तो ट्रायंगुलर से जो है या स्क्वायर से जो है, कुछ स्क्वायर से आपके पास में यानी मैचिंग साइन वेव्स मिलती थी, तो ये प्योर साइन वेव नहीं होती है। इसकी वजह से फिर ये होता है कि क्योंकि जब आपके पास प्योर साइन वेव नहीं होती तो अप्लाइंसेस में जो कंज्यूम कर रहे हैं साइन वेव्स को, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है।
अब आप ये कहते हैं कि क्योंकि क्वालिटी ऑफ आउटपुट फ्रॉम द इन्वर्टर इज़ डिसाइडेड बाय द साइन वेव इट प्रोड्यूसेस, द टाइप ऑफ साइन वेव इट प्रोड्यूसेस, तो हमने फिर डिफाइन कर दिया फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर फिर यानी आपकी जो वेव फॉर्म है, जो भी वेव फॉर्म आप जनरेट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को बताता है, ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर यानी इन अदर वर्ड्स फॉर्म फैक्टर tells you the or gives you the information about the shape of the sinusoidal or alternating waveform। जी ठीक है, तो इसलिए अगर आप फॉर्म फैक्टर निकालेंगे प्योर साइन वेव का, उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी फ्रॉम द फॉर्म फैक्टर ऑफ स्क्वायर वेव फॉर्म। तो उससे आप फ़ौरन पता लगा लेंगे जब भी आपको फॉर्म फैक्टर दिया हुआ होगा कि ये स्क्वायर वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर है या ट्राइंगुलर वेव फॉर्म का है या साइन वेव का है, और क्या क्वालिटी आउटपुट की। फॉर्म फैक्टर देखिए मैंने निकाल रखा है, ये रहा। जब ये आप लोग खुद निकाल भी सकते हैं, साइन वेव की आरएमएस वैल्यू हमने निकाल ली थी, एवरेज वैल्यू निकाल ली थी। इसका फॉर्म फैक्टर आता है 1.11 और क्रेस्ट फैक्टर या पीक फैक्टर आता है 1.414। ये ऑलवेज फिक्स्ड है साइन वेव के लिए, प्योर साइन वेव के लिए। स्क्वायर वेव के केस में फॉर्म फैक्टर 1 और क्रेस्ट फैक्टर भी 1 हो जाती है, आरएमएस और एवरेज बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ में ये नोटिस कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि बुक्स में भी यही चीज़ दी हुई है। साइन वेव यहाँ पे मैंने शो कर रखी है फुल वेव, ठीक है। इसी तरह से स्क्वायर वेव फुल वेव है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों केसेस हैं इसमें। उसके साथ जी हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ, ये तीनों वेव फॉर्म्स में एवरेज फुल वेव के लिए ज़ीरो आना चाहिए, ज़ीरो। लेकिन यहाँ जो एवरेज वैल्यू लिखी हुई है और जो बुक्स में भी आपको मिलेगी, तो वो जो एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं वो हाफ वेव के लिए लिखते हैं या रेक्टिफाइड वेव के लिए लिखते हैं। तो ये जो वेव एवरेज वैल्यू है ये रेक्टिफाइड वेव या हाफ वेव के लिए है। ये चीज़ हम लोग प्रूव कर चुके थे पिछले लेक्चर में, जहाँ पे हमने हाफ, जब फुल वेव के लिए लिया था तो ज़ीरो आया था, और हाफ वेव के लिए लिया था तो 2/पाई आया था, 2/पाई वी या ए। इसी तरह से स्क्वायर वेव के लिए आप निकालेंगे तो आरएमएस और एवरेज बराबर आएंगी और दोनों ए के बराबर होंगी। ट्रायंगुलर वेव के केस में आरएमएस वैल्यू 1/√3 ए होती है मैक्सिमम वैल्यू, और एवरेज वैल्यू 0.5 ए होती है। इस केस में फॉर्म फैक्टर 1.155 और क्रेस्ट फैक्टर 1.732 होता है। तो देखिए ये वैल्यूज़ जब आपको दी हुई होंगी तो आप इनको देख के बता सकते हैं कि वेव फॉर्म किस तरह की होगी, और ये ऑलवेज फिक्स रहेंगी।